जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल अपना पहला लेक्चर कवर किया था और वादे के मुताबिक कल जो पढ़ा है आज हमने क्लास असाइनमेंट में इम्प्लीमेंट किया। तो अभी रिव्यू करते हैं, सवाल देखते हैं और जहाँ पे मसले होंगे मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन एक्टिविटी का पढ़ा हूँ, सामने भी नजर आ रहा है। मिस्टर बिलाल खान वाइल हैविंग अ कैजुअल चैट विद हिज ब्रदर, मिस्टर कमाल खान सेड that if he wins the local table tennis championship, he will buy him a brand new Rolex watch. Mr. Kamal Khan won the championship and claimed the watch from his brother, who denied claiming shortage of funds. Is the agreement a valid contract? दो भाइयों में बेसिकली ये बात हुई। एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि अगर तुम लोकल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत लो तो मैं तुम्हें एक नई घड़ी गिफ्ट कर दूंगा रोलेक्स की। बाद में जब जीत गया उसने कहा मुझे घड़ी लेकर दो, तो उसने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। कहता क्या ये एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? हमने इसमें से 2 नंबर लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं? हाँ भाई, क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? पहली बात तो है कि नहीं, लेकिन इतनी बात बताने का कोई नंबर नहीं है। हम कोई यहाँ पे जज थोड़ी हैं कि फैसले देने पे नंबर मिलेगा। हमें तो रीजन बतानी है क्यों नहीं है। तो आप बताएंगे दिस एग्रीमेंट वॉज मेड इन अ सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट। इन दीज सिनेरियोज प्रिजम्पशन इज that there was no intention to create legal relations unless or until otherwise proven. In this case it looks like that there was no intention to create legal relations. अगर आप देखिए तो मैंने इसका एक आंसर लिख के भी दिया है। This agreement is not enforceable as the discussion took place in a social arrangement where the presumption is that there is no intention to create legal relations. क्लियर है ये चीज सर? दूसरे सवाल पे आते हैं। जॉली एंड पॉली आर 2 brothers who own a house and live together. 2 भाई हैं और एक घर में इकट्ठे रहते हैं। डॉली, a grad student, started living with them as a paying guest. All 3 of them started filing a crossword puzzle in the evening daily which had a winning price of rupees 50,000. 2 भाई एक घर में रहते थे और उन्होंने एक तीसरे किराएदार को रख लिया। अब शाम के टाइम तीनों मिलके क्या करते थे? उनकी एक एक्टिविटी थी, एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते थे। या आमतौर पे न्यूज़पेपर्स में आते हैं और उस पजल को जो बंदा सही तरीके से कभी सॉल्व कर लेता तो उसकी विनिंग प्राइस कितनी थी? 50,000। दे सबमिटेड देयर सॉल्यूशंस डेली। रोज सॉल्व करते थे, अपने सॉल्यूशंस जमा कराते थे। एंड ईच पेड द एंट्री फीस टुगेदर, और मिलके पैसे इकट्ठे करते थे एंट्री फीस के और वो जमा कराते थे। एंड दे हेल्प्ड ईच अदर इन मेकिंग सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस बनाने में भी एक दूसरे की मदद करते थे। जॉली ऑल्सो सेड दैट इफ एनी ऑफ देयर सॉल्यूशंस वन द प्राइस दे विल स्प्लिट इट 3 ways। और जॉली ने यह भी कहा था और आपस में उन्होंने कि अगर हम में से किसी का भी सॉल्यूशन जीता तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 3, यानी एक भी जीत गया तो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। पॉली सॉल्यूशन वन द प्राइज बट ही रिफ्यूज टू शेयर द विनिंग्स विद डॉली। पॉली का सॉल्यूशन प्राइज जीत गया और उसने कहा कि भाई मैं तो अब इसको डॉली के साथ शेयर नहीं करूंगा। लगता भी यही है ना, जॉली और पॉली तो भाई हैं, वो चाहेंगे कि भाई हमें ही मिल जाए और तीसरे बंदे को उसका हिस्सा ना मिले। Saying that being a domestic arrangement there was no intention to create legal relation। उसने लॉजिक ये बनाई कि क्योंकि ये डोमेस्टिक सिचुएशन थी तो हमारी नीयत तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कभी थी ही नहीं। इज हिज असर्शन राइट? क्या उसकी ये बात ठीक है, हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नो पकड़ लिया, लेकिन इस बात का तो फिर भी नंबर क्यों? आप कहेंगे भाई ऑल्दो द एग्रीमेंट वाज डन इन अ सोशल या डोमेस्टिक अरेंजमेंट बट दे वर एलैबोरेट अरेंजमेंट्स। कैसे अरेंजमेंट थी? जैसे मिलके एंट्री फीस जमा करा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कह भी रहे हैं। विच शोड देयर इंटेंशन दैट इफ एनी ईदर ऑफ देयर सॉल्यूशन वन द प्राइज दे विल स्प्लिट इट 3 ways। इस चीज को भी देख लेते हैं। नो हियर द एलैबोरेट अरेंजमेंट्स मेड बाय ऑल 3 लाइक सबमिटिंग एन एंट्री फी टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर शोज दैट देयर वाज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। क्लियर है ये चीज सर? कोई ऐसा जिसको ये समझ ना आया हो? थर्ड एक एमसीक्यू है, इसका करेक्ट आंसर है अल्फा। किसी का गलत हुआ हो या समझ ना आया हो फिर सोच लो। बुरहान ऑफर टू सेल हिज होंडा 70 बाइक टू कमाल फॉर 40,000। कमाल अग्रीड ऑन टेलीफोन, यानी उसने कहा मैं अपना होंडा 70 बाइक तुम्हें भेज दूंगा 40,000 का। फोन पे बात हुई, ठीक है डन होगी। लेटर व्हेन बुरहान टुक हिज बाइक फॉर डिलीवरी, Mr. Kamran said that he thought Mr. Burhan was selling him his red Honda 70, whereas Burhan said he meant his black Honda 70 as he had 2 bikes.
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इस एक सिनेरियो पे 10 तरह के मसले बन सकते हैं। आगे जाके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कंसेंसस एड इडम। क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का? मीटिंग ऑफ द माइंड्स। उसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम तो अभी तक जो पढ़ा है उस पर मैंने एक सवाल बनाया, आपने सवाल को वैल्यूएट करना है। तो मैं सी से ऊपर जा रहा हूं। सी में है कमाल प्रॉमिसर है और बुरहान प्रॉमिसी है। ऐसा नहीं है भाई, ऑफरर जो होता है वो कौन होता है? प्रॉमिसर। पी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है इलीगल होने की वजह से। हो सकता है आगे जाके हम पढ़े कि किसी और वजह से शायद ये वैलिड नहीं है, लेकिन इलीगैलिटी तो कोई नहीं है यहां पे, किसी इलीगल चीज का लेन देन। क्लियर है ना? ये तुमने कल पढ़। एक बात है कि बुरहान प्रॉमिसर है और कमाल प्रॉमिसी है। क्लियर है ये चीज सर? अगला, कैन अ सिंगल पर्सन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ? मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पॉसिबल नहीं। और अगली बात तो इतनी सच है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट। ये इतना बड़ा सच है कि दोनों ऑप्शंस में हम इसके बारे में झूठ लिख ही नहीं सके। हमने कुछ बुनियादी बातें सीखी थी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी। क्या है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय। एग्रीमेंट क्या होता है इसका मतलब देखा था कि ऑफर, एक्सेप्टेंस क्या बना देते हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस में डाल दो कंसिडरेशन का तड़का तो क्या बन जाएगा? फिर हमने देखी थी इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है। दो चीजें देखेंगे, लीगैलिटी और इंटेंशन। क्या दो चीजें देखेंगे? लीगैलिटी एंड इंटेंशन। लीगैलिटी में हमने देखा था कि भाई अगर इलीगल होगा तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कॉन्ट्रैक्ट बन सके। और इंटेंशन में हमने दो सिनेरियो देखे थे, डोमेस्टिक और कमर्शियल। प्रिजम्पशन भी समझी थी क्या होती है। डोमेस्टिक में प्रिजम्पशन ये थी कि हमारी नीयत कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नहीं है, अनलेस और अनटिल अदरवाइज प्रूवन। और कैसे प्रूव की जा सकती है? हमने कहा रिलेशनशिप के स्टेटस से की जा सकती है या एलैबोरेट अरेंजमेंट्स। कमर्शियल में मामला आसान था, देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन दैट देयर वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस अनलेस और अनटिल अदरवाइज प्रूवन। आज हम जरा आगे शुरू करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है, बाकी लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। अब ये एग्रीमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है? जो और आसान लफ्जों में कोई तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या हमेशा सिर्फ लिख के कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? अच्छा, क्या अगर लिख और बोल के किया जा सकता है तो बगैर बात किए भी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है या नहीं? सवाल आते हैं ना ज़हन में। तो आज सबसे पहले तो इसको आंसर करते हैं। बेसिकली दो तरीके हैं जिससे हम एग्रीमेंट और फिर अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। एक है एक्सप्रेस और एक है इम्प्लाई। कौन से दो तरीके हैं? एक्सप्रेस और मैं यहां जनरल रूल बता रहा हूं। कौन सा रूल बता रहा हूं? जनरल रूल की मैंने कहा था आगे जाके कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाएगी। अब सबसे पहले देखता हूं एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस में फर्दर दो तरीके हैं, रिटर्न एंड ऑरल। यानी एक तरीका तो अब एग्रीमेंट और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बनाने का है कि हम लिख के कर लें। मैं आपको रिटर्न में ऑफर दूं, आप रिटर्न में एक्सेप्टेंस कर लें और हम कहें जी हमारे दरमियान बाकी तमाम चीजें अगर पूरी हैं तो क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा अच्छा तरीका है। कुरान तक में अल्लाह मियां ने हमें कहा है कि भाई लिख लिया करो आपस में मामलात को, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो रिटर्न हो सकता है एक्सप्रेस। दूसरा तरीका है ऑरल भी हो सकता है। मैंने आपको ज़बानी कल ऑफर दी थी, आपने ज़बानी वो ऑफर एक्सेप्ट की थी। तो अगर हम ज़बानी ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, कंसिडरेशन उसमें एग्जिस्ट करती है, लीगल भी है और हमारी इंटेंशन भी है, तो हमारे दरमियान ऑरल कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, अब आपका दिमाग कहेगा सर ऑरल को प्रूव करना मसला है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रूव करने के बिजनेस में नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जाहिर है रिटर्न को प्रूव करना कभी आसान होगा, ऑरल को एट टाइम्स प्रूव करना मुश्किल होगा, बट ये तो हमारा काम अभी नहीं है ना कि हम प्रूफ को लेके आ रहे। तो पहले दो तरीके समझ आ गए, रिटर्न और। अब तीसरा तरीका बगैर बोले भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज। मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज। कैसे?
दो सिनेरियोज आपके सामने रख रहा हूं, दोनों को कंपेयर करेंगे। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एक सर्टेन जगह पे रुकते हैं, एक साहब आते हैं और वो आपका गाड़ी का शीशा साफ करना स्टार्ट करते हैं। आप अगर चाहते तो उसे रोक सकते थे, वाइपर चला के या इशारे से, किसी भी तरह से। आपने नहीं रोका, आपने उसे साफ कर लिया। साफ करने के बाद वो आपको कहता है मुझे 50 रुपए या 20 रुपए या 30 कुछ रुपए दीजिए, मैंने आपके लिए काम किया। आप कहते हो भाई मैं बी लॉ पढ़ के आया हूं, भी मैंने तो कहा था कर, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, खुद ही कर दिया, जा भाई कोई पैसे नहीं। ये मसला अगर कोर्ट में चला जाए, किधर चला जाए, अदालत आपको कहेगी कि जब वो बंदा आया ना और उसने सफाई शुरू की, ये उसकी ऑफर थी, ये क्या थी उसकी, आप चाहते तो रोक देते, आपने नहीं रोका। आपका ना रोकने का अमल, मैं खामोशी नहीं कह रहा, लफ्ज खामोशी ना करना, यहां पे साइलेंस की बात नहीं कर रहा, आपका उसे ना रोकने का एक्ट, ये जो आपका कंडक्ट था कि उसको करने दिया, ये क्या थी, एक्सेप्टेंस। अब जाहिर है वो अल्लाह वास्ते तो कर नहीं रहा, आपको पता था कि यार कोई, तो अब आपको कुछ ना कुछ उसको कंसिडरेशन बदले में देनी पड़ेगी। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, इट वाज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द, अच्छा इसको थोड़ा फ्लिप करते हैं। आपने गाड़ी पार्क की और रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, पीछे से एक बंदा आ गया, उसने कहा चलो यार साहब हैं, कोई अच्छी गाड़ी होगी जो भी है, इनकी गाड़ी साफ कर देता हूँ, धो देता हूँ। उसने साफ कर दी अच्छी तरीके से। अब आप आए और उसने कहा वो जी आपकी गाड़ी साफ की, मुझे पैसे दो। वैसे आप अच्छे इंसान है तो कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन आप कहते हैं भाई नहीं देने, खड्डा पैदा हो गया। अदालत में आप जाएंगे, कोर्ट आप कहेगी भाई यहां पे किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि तू उसके लिए काम कर रहा है, ये तो तूने वॉलंटरीली ग्रेटिशियसली किया। कैसे किया है, तो इसके पीछे कोई भी तुझे रिटर्न नहीं। ये बात समझ आती है। एक और एग्जांपल दे दें इसमें। मेरे वालिद साहब कोर्ट जब जाते थे, पहले काफी अरसे एज अ जज और फिर एज अ लॉयर, तो उनकी एक रूटीन थी, जब कचहरी में एंटर होते थे तो रास्ते में एक न्यूज़पेपर स्टॉल सा था, तो यूजुअली उनकी कभी उससे कोई बात नहीं होती थी, सलाम वालेकुम सलाम इतना होता था। लेकिन गुजरते हुए उसने 2 न्यूज़पेपर आगे करके उनके लिए रखे होते थे, एक डॉन और एक जंग। तो वह चलते हुए डेली एक रूटीन थी, वो दोनों न्यूज़पेपर उठा लेते थे, चले जाते थे, और महीने के एंड पे उनका कोई एक क्लर्क या मुंशी या कोई बंदा जाके उससे हिसाब किताब करके पैसे देते थे। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं। एक महीना वो बंदा पैसे मांगता है और वो जो क्लर्क था वो कहता है भाई किस चीज के पैसे, तुम्हारा हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कभी बात हुई है कि तुम मुझे बेच रहे हो और ले रहे हैं और ये सब कुछ। अदालत कहेगी एक मिनट रुको, ये उनका अखबार उठाना ऑफर है। अखबार उठाना, मैं मेरी वर्ड पे गौर करना, अखबार उठाने को ऑफर कर रहा हूं, अखबार रखने को ऑफर नहीं कह रहा। हाँ भाई आपने अखबार उठाया, ये ऑफर है कि मैं ये अखबार खरीदना चाहता हूं, और दुकानदार ने आपको नहीं रोका, ये उसकी क्या है, एक्सेप्टेंस। तो ये आपके कंडक्ट से इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। किससे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात समझ आती है बच्चों, पक्की बात है। अगर बुक्स पे आइएगा तो जल्दी से 1.3 अब रीड करें। पहला, इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। और दूसरा, इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी। वर्ड्स में 2 ही तरीके हैं, रिटन और ओरल। और अदर देन वर्ड्स तो किससे आ सकता है, हमारे कंडक्ट से। नीचे एग्जांपल्स भी देख लें दोनों, अगर कोई सवाल है तो बताएं जल्दी से। थोड़ा सा कल वाला इसलिए याद करा, लिंक क्रिएट करें। पहले मैंने आपको बताया था ना कि एग्रीमेंट 2 चीजों से बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक आता है फिर ऑफर को अब डिटेल में भी पढ़ना है, तो आज वो वक्त आ गया। आज हमने ऑफर को अंडरस्टैंड करना है। हमें एग्जाम में पूछ सकता है एक सिनेरियो देके, जिसमें हमने समझना है कि क्या एक सर्टेन जगह पे वैलिड ऑफर एग्जिस्ट करती है या
तो जहां हमने ये समझना है कि वैलिड ऑफर क्या होती है, वहां हमने ये भी समझना है कि क्या ऐसी चीज है जो ऑफर की तरह दिख सकती है बट एक्चुअल में ऑफर। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। कल हमने इसकी डेफिनेशन बड़ी डिटेल में की थी, थोड़ा याद कराऊं आपको वो डेफिनेशन। कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? 2। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू, रिपीट करो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। मैंने कल एक साहब को, शबान साहब शायद यहां बैठे थे, उन्होंने ऑफर दी थी। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू क्या? हिज विलिंगनेस टू डू, यानी कुछ काम करने की ऑफर भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा था भाई मैं ये मार्कर तुम्हें बेचना चाहता हूं, टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से रुकने की ऑफर भी, अगर तुम इतने पैसे दो तो मैं यहां पे बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहां तक पता चला कि ऑफर में पहली बात है कि एक पर्सन दूसरे को देगा, अपनी विलिंगनेस शो करेगा कोई काम करने की या किसी काम से रुकने। क्यों कर रहा है? दूसरे के साथ बंधना चाहता है ना एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में, with a view of obtaining the assent of that other person। मैं चाहता हूं दूसरा मान जाए। किस चीज के लिए मान जाए? वो एक्ट था जो करना था या जिस चीज से मैंने abstain करना था उस चीज से। तो अगर मैं डेफिनेशन रीड करूं, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer। मुझे पहले बताओ, अब ये डेफिनेशन याद करने में, लिखने में, कुछ करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? आगे चले बेटा। एग्जांपल भी बड़ी सिंपल सी दे रहा है। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000। कल भी हमने ऐसी दी थी। अदील ने ऑफर किया है टू डू समथिंग, किस नियत से? कि बाबर मान जाए कि वो उसकी इस एक्ट के लिए राजी है, वो उससे बाइक लेना चाहता है और बदले में कंसिडरेशन में 50,000 देना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई? अब इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ। पहली बात, अभी आज भी हमने देखा, एक कॉन्सेप्ट है प्लूरैलिटी का। किसका कॉन्सेप्ट है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बंदा अपने आप को ऑफर कर सकता है, हाँ या ना? बंदा अपने आप को ऑफर। तो पहला एडिशनल पॉइंट, अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू। ये बात बच्चे समझ आ गई? दूसरी बात, कल याद है मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्लियर कट अनइक्विविकल। क्या 3 वर्ड यूज किए थे? क्लियर कट एंड अनइक्विविकल। ऑफर क्लियर कट और अनइक्विविकल होनी चाहिए। उसमें कंडीशंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? शर्तें हो सकती हैं। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है और डेफिनेट नहीं है, आज जरा इसको आसान कर लेते। क्या नहीं है? सर्टन और, फिर भी उस ऑफर का कोई फायदा। कैसे? अब जैसे कल मैंने एक ऑफर की थी कि ये मार्कर इस क्लास में से सबसे पहले जो आ जाएगा शाम 5 बजे तक, उसको 20 रुपए में बेच दूंगा। इसमें कंडीशन तो है कि इस क्लास में से कोई आए और 5 बजे से पहले, लेकिन क्लियर कट है, सर्टन है, डेफिनेट है, इसमें कोई भाम। लेकिन अगर मैंने कहा था अगर मेरा दिल किया तो मैं बेच दूंगा। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक लाल और एक पीली, दोनों में से कोई एक शायद मैं आपको 70,000 में बेच दूं। अब पता नहीं चल रहा है यार लाल भी बेचेगा या पीली। क्या ये सर्टन और डेफिनेट है? इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। सलमान परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम इरफान। सलमान परचेज्ड अ एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। क्या था? एक और भी खरीदूंगा अगर पहला लकी साबित हुआ। भाई लक एक इंतहाई सब्जेक्टिव चीज है। लक क्या है? एक इंतहाई। फॉर एग्जाम्पल, उसने वो घोड़ा रेस में दौड़ाया शर्त लगा के, घोड़ा हार गया, उन्होंने कहा तो बड़ा ही अनलकी है, बड़ा ही। अब उसी घोड़े पे बैठ के घर जा रहा था, घोड़ा जरा गलत भागा, गिर गया, उसने कहा बड़ा ही अनलकी है। लेकिन जैसे ही गिरा उसके दुश्मन ने उस पर गोली चढ़ाई, उस पर लगने के बजाय वो गोली घोड़े ने अपने साथ पे ले ली। यार बड़ा लकी साबित हुआ, मेरी जान बचा ली। ये तो क्या है लक? खुशी, हैप्पीनेस, गम, ये सारी चीजें भाई सब्जेक्टिव हैं। कैसी चीजें हैं? क्या ये क्लियर कट ऑफर है, सर्टन और डेफिनेट है? अगर लकी साबित हुआ तो एक और लूंगा। लक की तो कोई डेफिनेशन है ऐसा उस तरह की एग्जिस्ट।
तो अगर ऐसे सिचुएशन आए तो क्या हम कहेंगे ये वैलिड ऑफर है, ये वैलिड ऑफर। थर्ड, क्या मैं ऑफर में कोई कंडीशन लगा सकता हूं? जी, एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन। When there are special terms and conditions in an offer, these must be specifically communicated to the other party. ए ने बी को ऑफर की कि मैं अपनी बाइक तुम्हें 1 लाख में बेचने के लिए तैयार हूं, मुझे ईमेल से ही रिप्लाई करना। देखो जोर दे रहा है, बाय द वे नहीं कह रहा, मुझे ईमेल से। अब कंडीशन लग गई, अब अगली पार्टी पे इंपॉर्टेंट है कि वो उस ऑफर की कंडीशन को फॉलो करे। वैसे आगे जाके मैं आपको इस सूरत में बताऊंगा क्या क्या इंपैक्ट्स आ सकते हैं एक्सेप्टेंस में। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अदील आस्क्स मोहसिन टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय ईमेल, बट मोहसिन सेंड्स रिप्लाई बाय लेटर। अदील मे रिजेक्ट, यहां पे क्या वर्ड है? विल नहीं है, अदील की मर्जी। और मैंने कहा आगे जाके एक्सेप्टेंस में आपको इसकी तरह गेम भी सिखाऊंगा, लेकिन यहां तक एक बात तो चली भाई, अगर कंडीशन लगी है तो वो कंडीशन फॉलो करो। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जो प्रेसिडेंट हैं, पहले होंगी तो ऑफर जिंदा रहेगी। अगर तुमने फलान से एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में पासिंग मार्क्स ले लिए तो मैं अपनी बाइक तुम्हें 70,000 में बेच दूंगा। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया तो ऑफर अपने आप खत्म हो। यहां तक बात समझ आ गई बेटे? अब ये 3 पॉइंट्स हो गए, चौथा पॉइंट बड़ा जरूरी है। इम्तिहान में एग्जामिनर हमें कैसे कैप्चर करना चाहेगा, वो हमें कोई ऐसी चीज दिखाएगा जो लगती ऑफर की तरह है, बट ऑफर क्या हम पकड़े जाएंगे उससे? हाँ या नहीं? इंशाल्लाह नहीं। हम अब सीखेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं विच में लुक लाइक एन ऑफर बट दे आर नॉट एन। पहले तो उनको कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं उनको? या इसका एक और नाम भी है इनविटेशन टू ट्रीट। इसका दूसरा नाम क्या है? इनविटेशन टू। अभी क्या होती है इनविटेशन टू ऑफर या ट्रीट, मैंने आपको नहीं बताया। एक बात लेकिन आपने अपने दिमाग में बना ली कि जब भी मुझे पता चलेगा एक चीज इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट है तो ये ऑफर तो रिपीट करो, एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन। क्या है, क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, किन किन मामलात पे ये चीज क्रिएट हो सकती है, वन बाय वन समझते हैं। आप एक दिन ब्रांड रोड जो हमारे यहाँ है जिसमें सारे ब्रांड्स हैं वहां से गुजर रहे थे और वहां लेवाइज के स्टोर के पास से गुजर रहे थे। किसके स्टोर के पास से? तो आपकी ऐसे नजर पड़ी, कुछ अरसे से आप एक पैंट खरीदना चाह रहे थे। आपने कहा था जब कभी डिस्काउंट लगेगा ना तब लूंगा। तो आपने देखा वो डिस्प्ले में वही पैंट लगी हुई है, उनका जो शॉप का डिस्प्ले होता है उसमें वही पैंट, और उसका टैग लगा हुआ है। वैसे टैग देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है ₹100 ओनली, ₹100। आपको यकीन नहीं आता, आप आंखें यूं करते हैं, देखें 100 रुपए की पैंट लगाई इस पे, वही वाली जो है। आप यार लगता है कोई जबरदस्त चीज टाइप की आई हुई है और भाग के ले लूं। आप जाते हैं, वो पैंट उठाते हैं, टैग भी लगा हुआ है, 100 रुपए निकालते हैं, काउंटर पे जाकर कहते हैं भाई मंजूर है मंजूर है मंजूर है। क्या मंजूर? क्या यार ये 100 रुपए की पैंट तुमने बाहर लगाई हुई थी ना ऑफर पे, मैं अभी बी लॉ की क्लास ली है, पहली, दूसरी नहीं, दूसरी पे तुम ये कितना करते, पहली, और मैंने तो भाई तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 100 रुपए पैंट पैक करो, मैं जाऊंगा। ओके एक मिनट भाई रुको, सब्र करो। वो पैंट देखता है, बाहर लगाता है, कहता है सॉरी सर पैंट तो 10,000 की है, टैग लगाते हुए गलती होगी, नया इंटर्न आया था तो उससे बड़ी मिस्टेक होगी, हमें माफ कीजिएगा। आप कहते हैं ओ भाई यहां तो लीगल मसला आ गया, ऑफर थी और क्या थी? एक्सेप्टेंस। कंसिडरेशन में तुम्हारी तरफ से पैंट थी, मेरी तरफ से था 100 रुपया, अब भाग रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, मसला चला जाएगा कोर्ट में। मसला कहां जाएगा? अदालत तुम्हें कहेगी भाई ऑफर तो सर्टन और डेफिनेट होती है। ऑफर क्या होती है? ये डिस्प्ले में चीज लगी हुई थी, ये लिखा हुआ था कि जो भी 100 रुपया लेके आएगा मुझसे ये पैंट बेच देंगे। ओके लिखा हुआ था, हाँ या ना? तो कहेंगे ये तो नहीं लिखा था, सिर्फ कीमत लिखी थी। और जब किसी चीज पे कीमत लिखी हुई है ना तो ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ये क्या है? आप कहेंगे इसका क्या मतलब है?
इसे कि वो आपको दावत दे रहा है कि तुम आओ और मुझे ऑफर दो। तो जब तुम ये पेंट उठा के गए काउंटर पे, तो तुमने उसे ऑफर दी थी कि मैं 100 में खरीदना चाहता हूं, उसकी मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करे या। तो पहला सिनेरियो क्या है इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट का? शॉप डिस्प्लेस। कौन सी जगह? एक और एग्जांपल, आप इम्तियाज स्टोर से ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, गए कि नहीं गए? या किसी ऐसे स्टोर पे गए, आप एक कार्ट लेते हैं, चीजें उठा के रख रहे हैं, ये जो इतनी ज्यादा रैक पे चीजें पड़ रही हैं, ये ऑफर है? आप वो चीजें रख के जाते हैं, ये इनविटेशन टू ऑफर है। आप वो चीज अब काउंटर पे लेके जाते हैं, हर एक आइटम आप उठा के रखते हैं, जैसे आपने शैम्पू की एक शीशी उठाई रखी, अब ये आपकी तरफ से ऑफर है। वो जब उसको पंच करता है अपनी बारकोड गन से, तो वो आपकी ऑफर क्या कर लेता है? एक्सेप्ट। तो 10वीं चीज थी, आपने कहा ये चीज, उसने कहा सर ये नहीं हमने बेचनी, ये गलती से मैं लग गई। आप कहेंगे ओ यार कमाल है, तुमने ऑफर दे दी थी, मैं एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं, आप मुझे ऑफर दे रहे हैं कि आप ये चीज खरीदना। आज वाली एग्जांपल, दुकानदार ऑफर नहीं कर रहा था, वो इनविटेशन टू ऑफर कर रहा था मेरे वालिद साहब को। वो अखबार उठाते थे तो ऑफर कर रहे थे मैं इतने में खरीदना चाहता हूं, उसका ना रोकने का अमल क्या था? एक्सेप्टेंस। क्या ले जाए, पैसे बाद में मैं ले लूंगा। क्लियर है? इस पे तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। एक केमिस्ट था, ये मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं, उसने उस जमाने में एक जदीद फार्मेसी बनाई। इसी तरह उसने कहा जी फार्मेसी में अल्फाबेटिकली दवाइयां रखूंगा, आपको जो दवाई चाहिए आप उठा के रैक में रखें और आके काउंटर पे हमारा एक फार्मासिस्ट खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? आप उसके सामने रखेंगे, वो पंच होगा, बिल बनेगा, पैसे देके चले जाएंगे। अब मेडिकल सोसाइटी वालों ने उस फार्मेसी पे केस कर दिया। क्या केस किया? उन्होंने कहा भाई कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? तुमने तो रैक में लगा दी, तुमने तो ऑफर लगा दी। क्या लगा दी? तो कोई भी बंदा जो दवाई उठाएगा, क्या हो गई? एक्सेप्टेंस। तो ये तो तुम इलीगली दवाई बेच रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऑफर है ही नहीं, ये तो क्या है? इनविटेशन टू। हम इनविटेशन टू ऑफर दे रहे हैं, ये दवाइयां उठाते हैं, जब काउंटर पे लाते हैं हमारा फार्मासिस्ट खड़ा होता है, ये उसे ऑफर कर रहे हैं कि हम ये दवाइयां खरीदना चाहते हैं, तब वो देखता है, अगर उसको लगता है कि हाँ ये प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक है तो देता है, एक्सेप्ट करता है, वरना एक्सेप्ट। अदालत ने कहा बिल्कुल ये भी डिस्प्ले वाला मामला है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर। अब तुम पकड़े तो नहीं जाओगे डिस्प्ले वाले मसले में, अगर एग्जामिनर पकड़ने की कोशिश करे, पता चल जाएगा ना ये क्या है? इनविटेशन टू। अच्छा, एक और चीज जिसमें तुम्हें पकड़ सकता है, दूसरा सिनेरियो जहां तुम्हें इनविटेशन टू ऑफर या ट्रीट नजर आ सकती है, मोस्ट एडवर्टीजमेंट्स। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? ज्यादातर, जनरल रूल बता रहा हूं, एडवर्टीजमेंट्स इनविटेशन टू ऑफर होती हैं, लेकिन अब एक्सेप्शन में पता चला कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो ऑफर हो, इनविटेशन टू ऑफर। अब दोनों की एग्जांपल देता हूं बड़ी अच्छी। एक दिन एक बंदा सुबह उठा, उसने अखबार खोला, अखबार के फ्रंट पेज के हाफ पे एक बड़ी सारी हेड एंड शोल्डर की बॉटल बनी हुई थी, लिखा हुआ था ₹20 ओनली। क्या लिखा हुआ था? ₹20। भाई इतना ही था। बंदे ने बड़ा देखा, उसने कहा तेरी 500 ml की बोतल 20, उसका ₹20 का हेड एंड शोल्डर। उसने कहा अच्छा बेटा, थोड़ा सा हिसाब किताब लगाया, ठीक है, ₹2000 ले लिया और दुकान पे चला गया। दुकानदार को वो अखबार दिखा, कहता हो भाई ₹2000 ले, ₹20 के हिसाब से जितनी हेड एंड शोल्डर की बोतलें दे, कंपनी ने लगाया हुआ आज। दुकानदार कहता है सर ये ना ₹20 की बोतल नहीं है, ₹20 का डिस्काउंट दिया कंपनी ने। ₹20 का क्या दिया है? कहता यहाँ कहीं लिखा हुआ है? कह रहा ये लिखा हुआ है कि ₹20 में बोतल बेचेंगे? एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ क्या लिखी हुई है? कीमत। ये बात समझ आ रही है? लेकिन अब तुम्हें एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी बताऊं जिसमें वर्डिंग ऐसी थी। देखो, हमें एडवर्टाइजमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, शॉप डिस्प्ले से कोई लड़ाई। तुम सर्टन और डेफिनेट कर दो, ऑफर बन जाएगी। और कल मैंने आपको बताया था ऑफर सिंगल पर्सन को हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन को, पूरी दुनिया को हो सकती है। अब इसमें मैं तुम्हें एक्सेप्शन का केस बता रहा हूं। किसका केस बता रहा हूं? कि जहां पे एक एडवर्टाइजमेंट ऑफर बन गई।
बहुत पुराना केस है, दुनिया भर में जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पढ़ाया जाता है ना, ये केस जरूर पढ़ाते हैं दुनिया भर में, बता दो। और हमारा लॉ, ब्रिटिश लॉ तो वैसे मिलता है, तो ये बड़ा ट्रेडमार्क केस है। 1916 का एक केस, जैसे अभी कोरोना आया था एक, उस जमाने में दुनिया में एक प्रॉब्लम आया था फ्लू का। किसका प्रॉब्लम आया था? और बड़े लोगों की डेथ भी हुई थी। और उन दिनों एक अखबार में एक इश्तिहार आता है, इश्तिहार गौर से सुनना, इश्तिहार की वर्डिंग देखना। एक मेडिसिन कंपनी थी, मुझे नाम भी उसका याद है, कार्बोलिक स्मोक बॉल। क्या नाम था कंपनी का? उन्होंने अखबार में इश्तिहार लगाया, उन्होंने कहा हमने एक मेडिसिन बॉल इजाद किया है। उसको ऐसे समझ लो जैसे इनहेलर टाइप चीज। कैसी चीज? और जो भी शख्स, वर्डिंग देखना, जो भी हमारे बताए हुए तरीके से ये बॉल इस्तेमाल करे और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो कंपनी उसको 1000 पाउंड अदा करेगी। 1916 में 1000 पाउंड बढ़ा है, आज भी बढ़ा है, तो तब तो बहुत ज्यादा। ये वर्डिंग देख ली। अब मैं आमतौर पर खवातीन जरा ज्यादा समझदार होती हैं। एक खातून थी, उनका नाम था कार्लिल। क्या नाम था? उसने वो बॉल ली और वैसे ही इस्तेमाल की जैसे कंपनी ने बताई थी, और उसमें मेहरबानी ये हुई, उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने अब कंपनी में केस कर दिया कि मुझे दो 1000 पाउंड, मुझे क्या दो। अब इतनी बड़ी कंपनी, उसके बड़े बड़े वकील और एक बेचारी मिस कार्लिन। अब वो कंपनी के वकीलों के पहले एतराजात सुनना, ये मैं बाद वाले सिनेरियोज में भी यूज करूंगा केस। वकीलों ने आके पहला एतराज लगाया, उन्होंने कहा जज साहब ये ऑफर ही वैलिड नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये एडवर्टीजमेंट है। उन्होंने कहा एडवर्टीजमेंट का मसला नहीं है, सर्टन और डेफिनेट है। कैसी है? सर्टन और। वकील ने फिर पैंतरा बदला, उसने कहा एक और वजह से ऑफर वैलिड नहीं है। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा ये ऑफर पूरी दुनिया को की गई है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं की। अदालत ने कहा इतना पागल ना बनाओ, ऑफर एक बंदे को भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन को भी, पब्लिक एट लार्ज को भी। अच्छा, अगला उन्होंने पैंतरा बदला, उन्होंने कहा जी आगे जाके मैं आपको एक रूल बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी है। जनरल रूल क्या है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना, लेकिन कल ही हम पढ़ेंगे कि सर्टन एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहां पे हमारे ऑफर की वर्डिंग है कि तुम्हारा काम करना ही एक्सेप्टेंस है, यानी अगर तुमने ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, तो उसका वो करना ही। तो उस औरत ने सही तरह बॉल यूज की, तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। कंसिडरेशन में उसने पैसे देके तुम्हारी बॉल यूज की, तुम्हें बदले में उसको 1000 पाउंड देना पड़ेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अगर एडवर्टीजमेंट में डेफिनेट और क्लियर बात लिखी जाए तो वो ऑफर बन सकती है, लेकिन अगर डेफिनेट और क्लियर ना हो, सिर्फ कोई प्राइस लिखी हो या इस तरह की कोई मुबहम सी बात हो, तो फिर वो ज्यादातर क्या होगी? इन्विटेशन टू। आगे चलें सर। तीसरा एक सिनेरियो जो बन सकता है इन्विटेशन टू ऑफर का, मोस्ट ऑक्शंस। ऑक्शन क्या होता है? बोली लगती है। ऑक्शन में क्या लगती है? से मैं कहता हूं कि थोड़ी देर समझने बी लॉ की क्लास नहीं है, ये फर्नीचर का ऑक्शन था। मैंने अखबार में इश्तिहार लगाया था कि जी मलका बरतानिया के ज़माने की कुछ कुर्सियां हैं हमारे पास, वो ऑक्शन पे आ रही हैं, जो ख़रीदना चाहता है आके ले ले। तुम सब आ गए, अब मैंने ये कुर्सी रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा ये सारा अमल इन्विटेशन टू ऑफर था। क्या था इन्विटेशन टू? मैं तुम लोगों को कह रहा था आओ और मुझे ऑफर दो। अब मैं ऑक्शनियर हूं, मैं कौन हूं? पहला बंदा। मैं कहता हूं हाँ भाई इस कुर्सी की क्या बोली लगाओगे? ये कहता $20, $40, $50, $100। अब मैं कहता हूं $100 एक, $100 दो, $100 तीन। जैसे 3 मेरा हैमर फॉल हुआ, तुम्हारी दी हुई ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर। तो अगर मैंने भी कहा था $100 एक, $100 दो, तुमने कहा भाई मैं अपनी ऑफर निकाल रहा हूं, तो तुम अपनी ऑफर खत्म भी कर सकते, क्योंकि अभी तक मैंने एक्सेप्ट। तो ऑक्शन इटसेल्फ क्या है? इन्विटेशन टू। उसमें जाके जो बोली लगाने का अमल है वो क्या है? ऑफर। और फिर जब हम मंजूरी करते हैं तो वो क्या है? बेटा जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 पढ़ें। समझा गए बच्चों? यहां तक पढ़ के आना है। कल वैसे तो हर लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको कुछ करवाने वाला हूं जिसमें आपके इस पूरे चैप्टर को आपकी फिंगर टिप्स पे आसान कर देना है।
तो बहुत ध्यान से यहाँ तक अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा, कोई मसले हो तो मुझे कल बताइएगा।